गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रजनीश तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और इसी के संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी चैप्टर को करते हैं तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि उस चैप्टर को करने का मेन मोटिव क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको +1 के अंदर इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट मेंटेन करने सिखाए गए। इसी प्रकार से +2 के अंदर आपको पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अकाउंट और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट मेंटेन करने सिखाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उस चैप्टर को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और हमारी जो वीडियो का मेन मकसद है वो यही है कि हम बच्चों के बेसिक कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर करवाएं कि जब वो अनसोल्ड क्वेश्चन करें तो 90 to 100% जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही निकाले। अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, बेसिक सिस्टम को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो 90 to 100% बिल्कुल सही निकलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों हुई। क्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पार्टनर को क्यों मिलाता है? क्योंकि हम जानते हैं, ये अक्सर सुनने में आता है कि सर पार्टनर अगर मिलाते हैं तो झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आज नहीं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहीं ना कहीं हमारे विचारों का टकराव होगा, लेकिन फिर भी लोग पार्टनरशिप फर्म करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो पहला तो यही है कि कई बार ऐसा बिजनेस होता है कि एक व्यक्ति के पास उतनी पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं होती, पैसे नहीं होते, लेकिन बिजनेस उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो इसके लिए वो क्या करता है, किसी दूसरे पार्टनर को अपने साथ बिजनेस से शामिल करता है। पहला तो रीजन यही कि पर्याप्त हो सकता है कि पैसा ना हो उसके पास। दूसरा पॉइंट, कई बार किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने के लिए एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी पार्टनर को मिला लिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि कई बार किसी के पास तो आइडिया है और किसी व्यक्ति के पास पूंजी है, कैपिटल है, तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति के पास आइडिया है वो कैपिटल वाले के साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म में किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म की रिक्वायरमेंट मार्केट में हो जाती है। चलिए ठीक है सर, मान लिया कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किया जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब इसमें एग्जांपल लीजिए कि मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट आपको मैं बताता चलूंगा। और जब तक अकाउंट, देखिए अकाउंट प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको या तो इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट मेंटेन करने को मिलेंगे, या पार्टनरशिप फर्म मिलेगी, या कंपनी मिलेगी, या एनपीओ मिलेंगे। और जब तक आपके माइंड में प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मान के चलिए कोई बेनिफिट नहीं है रटने से। अगर आपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो मान के चलिए 50 सोल्ड हो या अनसोल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, अगर आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहली बात, जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो इसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये मिस्टर अमित है और ये मिस्टर राम है, इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप प्रैक्टिकल लीजिए कि आप में से एक अमित है, आप में से एक राम है, ठीक है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चलना है। अब दोनों ने क्या सोचा
कि भाई लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन के समय में मास्क की जो डिमांड है, जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो हमारे फ्रंटियर वॉलंटियर हैं, तो उनके लिए मास्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है। तो इसके मद्देनजर इन दोनों ने देखा कि क्यों ना हम एक फैक्ट्री ओपन करें और मास्क का काम स्टार्ट करें। किसका काम स्टार्ट करेंगे? मास्क। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लेके चले, खुद को ही यहां पर अपने आप को ज्यूम मान के चले। अब आप मान के चलिए इन दोनों ने मास्क का देखा, तो ये पहले देखेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये जो बिजनेस है इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम अज्यूम कर लीजिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और दोनों ने क्या किया, 5 लाख रुपए अमित ने और 5 लाख रुपए राम ने मिलकर इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री हुए। और जब ये एग्री हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। ओके, ठीक है। अब जब ये एग्री होंगे 5 और 5 लाख रुपए मिला के, अब प्रैक्टिकल लेके चलिए, क्या वो 5 लाख एक रेंट दुकान पे ली, अमित 5 लाख रुपए लेके आया, राम 5 लाख रुपए लेके आया और दोनों बिजनेस स्टार्ट कर देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी वो एग्री हुए हैं, अभी एग्रीमेंट बनना बाकी है। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो ये एग्रीमेंट करेंगे और एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे? पार्टनरशिप डीड वैसे 2 प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। एक रिटर्न में होती है और एक ओरल में होती है। ठीक है, एक रिटर्न में, एक ओरल में। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। सर मान लीजिए अमित और राम है, हम दोनों हैं, आज पार्टनर्स कर बनना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिकली कैसे डील बनेगी? तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि आप लोग कोर्ट में जाएंगे और एक स्टाम्प पेपर लेंगे। हालांकि लॉ में बताया गया है कि एक पार्टनरशिप डीड के लिए कितने का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, लेकिन ये आपका सिलेबस नहीं है। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि आप लोगों ने एक स्टाम्प पेपर लेना है कोर्ट में जाके, और अज्यूम कर लीजिए कि आपने 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया। ठीक है, ये आप एक अज्यूम करके चलिए। अगर आप 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर लेते हैं तो उसके अंदर आप सारी टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे कि भाई हम दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कंट्रोल कौन करेगा बिजनेस को। तो इस प्रकार से जो भी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीजें इस स्टाम्प पेपर पे लिखी जाएंगी। ठीक है, जो ये लिखित में होती है इसे हम रिटर्न में कहते हैं कि वो जो पार्टनरशिप डीड बनी है वो उन लोगों ने आपस में मिलकर रिटर्न में पार्टनरशिप डीड को बनाया। अगर इन फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट होता है, क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, तो हो सकता है कि अमित या राम में से कोई भी कोर्ट में चला जाए, और जो भी व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वो उम्मीद करेगा कि जो भी फैसला हो वो इस डीड के हिसाब से, यानी जज जो भी फैसला देगा वो डीड के हिसाब से देगा, क्योंकि डीड में जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें कौन फुलफिल कर रहा है, कौन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि ओरल में क्या होता है कि पार्टनरशिप जो डीड बनाते हैं वो ओरल बना देते हैं, यानी आपस में विश्वास होता है, कहते हैं रिटर्न की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस चले। देखिए होता है कानून में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो बता रखा है कि ओरल में आप पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन याद रखिए अगर आप ओरल में पार्टनरशिप डीड करते हैं, इन फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसकी बात को सच माने, एक की बात को यानी अमित की बात को या राम की बात को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है कि आप रिटर्न में ही एग्रीमेंट करें, और मैक्सिमम रिटर्न में ही एग्रीमेंट मानते हैं। ठीक है, ओरल बहुत कम होता है क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन अगर ओरल में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, तो वो केस कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। और अगर वो कोर्ट में गया तो वहां पर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी रिटर्न में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड
कौन कौन से रूल्स लागू होंगे जिसको हम आगे करेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए, पता लग गया कि अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर, पर्सन आपस में मिलकर किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं जो या तो रिटर्न में होगी या ओरल में होगी, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब एक पॉइंट और आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कि जो फर्म है इसका नाम आप कुछ भी रखिए। अब ए अमित और आर से नाम है तो कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मेसर्स ए एंड आर ट्रेडर्स। मैंने एक ये फर्म का नाम रख दिया। तो आपके बुक में बताया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप आपस में पार्टनरशिप करके पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्या होती है? सेपरेट एंटिटी, यानी अलग अस्तित्व होता है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म में कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो फर्म से जो पैसे आएंगे वो, और उसके बाद भी अगर इनकी देनदारी निकलती है, किसी प्रकार से भी इनको पेमेंट देनी पड़ेगी, लायबिलिटी निकलती है, तो वे अपनी प्राइवेट असेट्स में से भी उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिर बताता हूं, एक सेपरेट एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, यानी इसका एक अपना अलग से अस्तित्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं कि सरकार को टैक्स लेना है, इनकम टैक्स लेना है, तो ऐसी दशा में ए अलग है, यानी अमित अलग है, राम अलग है, और ए एंड आर ट्रेडर्स अलग है। यानी गवर्नमेंट की नजर में ये तीन व्यक्ति हो गए। एक अमित जो अपनी अलग से इनकम पे टैक्स देगा, एक राम जो अपनी अलग से इनकम पे टैक्स देगा, और एक ए एंड आर ट्रेडर्स, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये अपने अलग से टैक्स देगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट होगा तो आप मार नहीं खाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए अमित और राम इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, मास्टर किया। मान लीजिए अमित कहीं पर भी कोई अदर वर्क करता है, ठीक है, मान लीजिए अमित घर पे ट्यूशन देता है, मान लीजिए राम अलग से अपने घर पे कोई वर्क करता है, ठीक है, बिजनेस शुरू किया मास्क का, इस वर्क से ये कमाते हैं 5 लाख, इससे ट्यूशन से ही कमाते हैं 3 लाख। फर्म में आपके मान लीजिए इनकम हो गई 6 लाख। तो क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट जब टैक्स लेगी तो ये 6 लाख को आपस में 50-50 बांट के ऐड करके टैक्स लेंगे, या फिर 3 लाख पे, 5 लाख पे, 6 लाख पे अलग अलग टैक्स होंगे। तो गवर्नमेंट की नजर में 3 लाख पे अलग टैक्स होगा, 5 लाख पे अलग टैक्स होगा, और 6 लाख पे जो कि फर्म है वो अलग से टैक्स देगी। पॉइंट क्लियर? इसे ही हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी। ओके, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, बेसिक होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे कराते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो वो 2 प्रकार से होती है, एक रिटर्न में और एक ओरल में। ओरल में वो आपसी भाईचारे की बात होती है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए ओरल में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया। देखो, जब तक डिस्प्यूट नहीं है, मान लीजिए दोनों ने मिलकर ये कहा कि भाई 50-50% शेयर है, 2 साल से जो भी प्रॉफिट आ रहा है 50-50% बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने कहा भाई मैं तो अलग से मेरी सैलरी लूंगा 5,000 रुपए क्योंकि मैं अलग से मेहनत करता हूं, तो ठीक है, दोनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट है, आपसी विश्वास की बात है, तो वो ले रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी ईयर में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है और वो बात कोर्ट में पहुंच जाती है, तो क्वेश्चन उठता है कि अब रिटर्न तो कोई एग्रीमेंट है नहीं, तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स लागू होंगे वो आप ध्यान से सुनिए। पहला, ऐसी दशा में अब्सेंस ऑफ
पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, वो रूल्स देखिए। पहला कि क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार से अपनी लगाई हुई पूंजी पर, कैपिटल पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि हो सकता है उनके आपस में बीच में एग्रीमेंट हुआ हो ओरल में, या आपसे सहमति बनी हो कि अब तो 10% इंटरेस्ट लेंगे कैपिटल पे, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में पहुंच गया, तो किसी प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। दूसरा, जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो है, ये 50-50 होगा। इसका मतलब हो सकता है जब उन्होंने आपस में ओरल एग्रीमेंट किया हो, उस दशा में इन लोगों ने आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 70-30, 80-20 या 60-40 कुछ भी डिसाइड किया हो, लेकिन जब वो डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में पहुंच गया, तो कोर्ट क्या कहेगी कि आपकी आपस में कोई भी बात हुई हो, हमें तो पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 50-50% हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देंगे। ओके, पहले चाहे कोई भी शेयरिंग रेशो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, क्या पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन किसी प्रकार का मिलेगा? तो ये कहते हैं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हो सकता है पार्टनर को पहले, ये हालांकि मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनर को अगर किसी प्रकार से पहले से कोई सैलरी या कमीशन अगर मिल रहा है, तो ओरल की दशा में डिस्प्यूट होता है, तो कोई भी किसी प्रकार का सैलरी या कमीशन कोर्ट अलाउड नहीं करेगी। ओके, नंबर 4 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसी प्रकार से अगर पहले किसी प्रकार से कोई भी डिसाइड हुआ हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देंगे, लेकिन अगर डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में गया, तो किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। 5th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो 6% पर एन्युम आपको दिया जाएगा, यानी 6% एक साल का ब्याज मानकर आपको दिया जाएगा पार्टनर को। अब देखिए क्या बात है कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या हुआ? पार्टनर तो कैपिटल मिलाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अमित ने और राम ने 5-5 लाख रुपए मिलाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, 10 लाख में। आफ्टर 2 ईयर अगर किसी प्रकार से बिजनेस को एक्सटेंड करना है या पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, और मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो दोनों पार्टनर्स ने कहा कि एक काम करते हैं, 1,50,000 आप मिला दीजिए, 1,50,000 रुपए मैं मिला देता हूं। ठीक है, लेकिन अमित ने कहा भाई मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं, मैं नहीं मिला सकता, लॉकडाउन का सिस्टम चला हुआ है और कहीं से भी इनकम के सोर्स मेरे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अब फर्म को तो पैसा चाहिए, एक्सटेंड करना है या करंट के बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखना है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है? या तो वे मार्केट से लोन लें। अगर वो मार्केट से लोन लेंगे, कहां से लोन लेंगे? मार्केट से अगर लोन लेते हैं तो क्या मार्केट वाले फ्री में लोन दे देंगे? नहीं, उनको क्या देना पड़ेगा? पार्टनर को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, हो सकता है मार्केट का रेट कुछ भी हो, 2% पर मंथली हो या 1% हो, जैसा भी एबीसी। ओके, लेकिन इन्होंने कहा कि हम बाहर से क्यों लें? राम बोला कि मेरे पास पैसे हैं। राम ने क्या कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए रखे हैं, तो मैं कैपिटल एज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आप हम बाहर से लोन लेंगे तो इससे अच्छा कि मैं आपको लोन दे देता हूं। अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहेंगे कि पार्टनर्स लोन, कि पार्टनर ने अपनी फर्म में लोन दिया। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब पार्टनर ने लोन दिया, हो सकता है कि
जिस समय लोन लिया गया उस समय इन दोनों के बीच, क्योंकि हम तो ओरल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस समय इन दोनों के बीच आपसी ये सहमति बनी कि 10% पर ईयर इस लोन पर फर्म ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। लेकिन जब डिस्प्यूट हो गया और जब कोर्ट में बात पहुंच गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना करेगी, 6% पर एनम। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, इसमें 5 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है, जैसे कि अगर किसी नए पार्टनर को मिलाना है तो क्या होगा, तो अगर ओरल है तो सभी की सहमति होगी। अभी तो हम 2 पार्टनर मिलकर चल रहे हैं, हो सकता है 2 से ज्यादा 3 या 4 पार्टनर भी हो। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आता है कि सर पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम 2 पार्टनर तो होते, मैक्सिमम कितने पार्टनर है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पर भी पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है वो एक लिमिट बना देता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 मेंबर की हो सकती है। ठीक है, इस पे खुल के आगे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 90 से हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री करने से पहले हमें 3 अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है क्या। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हालांकि आप लोगों ने +1 में जब आप इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट मेंटेन करते थे, इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट मेंटेन करते थे, तो आपने वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बनाई है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी सेम आपको, जैसे आप इंडिविजुअल के अकाउंट मेंटेन करते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी प्रकार से आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। इसका मतलब आपने +1 में किया था या आपने +1 के अंदर पढ़ा था कि सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी ही आएगी। इसका मतलब अगर कोई भी एंट्री पार्टनर से रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगी। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले, यानी जब क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो फर्म है एक अलग सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब उसके भी अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए अमित और राम ने मिलकर मास्क बनाने की फैक्ट्री की। ठीक है, अब मास्क जब बनाएंगे तो रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, मास्क बना के फिनिश गुड्स के रूप में उसको सेल आउट करेंगे, और जिस फैक्ट्री में वो ऐसा काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में सेल और परचेज रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको शो करेंगे। इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी, क्या मैंने आपको बताया, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी वो सारी की सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए आपने बिजनेस एक्टिविटी से यहां पर सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और नेट प्रॉफिट आपने मान लीजिए एग्ज्यूम कर लीजिए ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर आपका नेट प्रॉफिट आ गया। जो ये नेट प्रॉफिट आएगा अज्यूम कर लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आप इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट पर पार्टनर का हक होता है। पार्टनर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, लेकिन इस प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले पार्टनर जो फर्म से सैलरी लेते हैं, पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, उन चीजों को पहले इस प्रॉफिट में से लेस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिवाइड करेंगे।
पॉइंट क्लियर। चलिए तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, एक बार रिज्यूम कर दीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट गिवन है वो मैंने यहां पर 1 लाख रुपए लिख दिया। अब इस 1 लाख रुपए को आपस में डिवाइड करने से पहले जो पार्टनर है, मैंने आपको पहले बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये लोग आपस में ये डिसाइड कर रखा है कि इन लोगों ने जो पूंजी लगा रखी है उस पर ये इंटरेस्ट लेंगे, तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी इस प्रॉफिट में से पहले फर्म को जो पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म उस इंटरेस्ट को देगी। दूसरा, मान लीजिए टू पार्टनर सैलरी हो या कोई भी किसी प्रकार का कमीशन हो, ठीक है, तो इस प्रॉफिट में से पहले वो पार्टनर को सैलरी या पार्टनर को जो कमीशन है वो दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर। इसके बाद हो सकता है किसी प्रकार का कोई रिजर्व भी आप फर्म के अंदर रख ले। देखिए रिजर्व क्या होता है, जब फर्म में किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट होता है, वो जो प्रॉफिट होता है पार्टनर का हक होता है कि इस प्रॉफिट को आपस में बांट लें। लेकिन पार्टनर ही कहते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, हम 50,000 रुपए आपस में नहीं बांटते, अभी हम इस 1 लाख में से 30 या 40,000 रुपए इन फ्यूचर के लिए किसी भी पर्पज से हम इसको एक बार रोक लेते हैं। तो 1 लाख में से 30,000 रुपए आपने किसके बना दिए, रिजर्व के बना दिए। है तो वो प्रॉफिट का ही पार्ट आपका, लेकिन आप उसको अभी डिवाइड नहीं कर रहे। हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमें लग रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, तो हो सकता है कि जो हमारे करंट के एक्सपेंसेस हो, या हो सकता है रिजर्व किसी स्पेशल पर्पज से हो, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस प्रकार से उस रिजर्व को बना देते हैं, ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो इस प्रॉफिट में से उस रिजर्व को हम वो कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक और होता है इधर, ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये एक ड्राइंग वर्ड आपने प्लस 1 में पढ़ा था। हमने ड्राइंग का मीनिंग क्या पढ़ा कि अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे को निकाल लेता है, विड्रॉ करता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसे को निकालते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। कई बार ये आता है, सर हम ड्राइंग निकालते क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि अमित और राम ने 5-5 लाख रुपए मिलाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। अब उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है। हो सकता है फर्म में प्रॉफिट 6 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो उन पार्टनर्स के जो घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, घर का राशन है, तो क्वेश्चन होता है कि वो उसको कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए जो पार्टनर होते हैं अक्सर पार्टनरशिप जब डीड बनाते हैं तो वो ड्राइंग को निकालने का एक प्रोसीजर बनाते हैं कि ड्राइंग मंथली निकालें, क्वार्टरली निकालें। तो वो ड्राइंग जरूर निकालते हैं कि उनको पता है कि जो ड्राइंग हम निकाल रहे हैं वे हमारे पर्सनल खर्चों के लिए जरूरी होता है। पॉइंट क्लियर है। वरना फिर प्रॉफिट तो हो सकता है कि 6 महीने बाद आए, 1 साल के बाद आए, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टनर्स के जो घर के खर्चे हैं वो होंगे ही नहीं 6 महीने 1 साल तक, और उनके पास कोई दूसरा सोर्सेज भी नहीं है। इसलिए ड्राइंग को अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो अक्सर पार्टनर निकालते रहते हैं। पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। क्योंकि जब नेट प्रॉफिट आपका आता है तो उस नेट प्रॉफिट पर पार्टनर्स का हक होता है, लेकिन पार्टनर उसको आपस में डिवाइड करने से पहले जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म एंड कंडीशन दे रखी है उसके द्वारा उस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके बाद वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से जब ओनर पार्टनर कैपिटल लगाते हैं फर्म से, तो वो फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। इसी प्रकार से जब ओनर ड्राइंग विड्रॉ करेंगे, ड्राइंग निकालेंगे, तो फर्म क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी ड्राइंग पे।
तो फर्म की वो इनकम हो जाती है। ड्रॉइंग क्या होती है? फर्म की इनकम होती है। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम की तरफ आ जाएगी, ये इधर शो करेंगे। इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ओके, इसमें मैं 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो हमें लगता तो ये है कि ये पार्टनर का ही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आता, वो बिजनेस की डेली एक्टिविटी का पॉइंट माना जाता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। ये 2 पॉइंट कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये 2 पॉइंट। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, दूसरा, रेंट टू पार्टनर। देखिए, रटना नहीं है, प्रैक्टिकल समझना है। ये पॉइंट आ रहे हैं, एक्चुअल लाइफ में जाओगे, मार्केट में जाओगे तो ये पॉइंट आपके सामने वहां पर भी आएंगे, तो रटा तो जाएगा नहीं। तो इसको समझना जरूरी है कि ये है क्या और ये P&L अकाउंट में क्यों आते हैं, एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आए, जबकि ये दोनों इसमें देखो पार्टनर्स वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कभी इन फ्यूचर में बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए या बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए अगर कभी कैपिटल की, एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पार्टनर्स आपस में और एडिशनल कैपिटल को मिलाएं या फिर वो बाहर से लोन ले लें। अगर एक पार्टनर के पास पैसा है देने को, एक पार्टनर के पास पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश ये करते हैं कि बाहर से लोन ले लें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपस में पार्टनर कहते हैं कि यार हम बाहर से लोन लेंगे, इससे अच्छा तो एक जो पार्टनर जिसके पास पैसा है वो फर्म को पैसा दे दे। ठीक है, और अगर वो एग्री हो जाते हैं तो पार्टनर ये कहता है कि मैं फर्म को जो पैसा दूंगा एज ए कैपिटल नहीं दूंगा, मैं एज ए लोन दूंगा, क्योंकि ये लोन हम बाहर से भी लेते। अगर वो एज ए लोन, क्वेश्चन के अंदर एक गिवन है कि एज ए लोन उसने फर्म को पैसा दिया है, तो सिंपल सी बात है वो ब्याज लेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये लग तो हमें ये रहा है कि पार्टनर को जा रहा है, लेकिन अगर ये लोन हम बाहर से लेते तो भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता। इसीलिए जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये डेली एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट, रेंट टू पार्टनर। देखिए, अगर 2 पार्टनर आपस में मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए? सबसे पहले रेंट की जगह चाहिए। तो अगर वो कोई रेंट की जगह किसी थर्ड पर्सन से लेते हैं, किसी अन्य अदर व्यक्ति से लेते हैं, तो उसको रेंट देना पड़ेगा। अगर 2 पार्टनर में से एक पार्टनर ये कह दे कि यार मेरी दुकान है मार्केट में, वो खाली है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम उसी दुकान में काम कर ले, लेकिन मैं उसके बदले में रेंट लूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम किसी दूसरे की भी दुकान लेंगे तो हमें रेंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब किसी पार्टनर का दुकान रेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, यानी पार्टनर यूज करता है, फर्म यूज करती है, तो उसको रेंट दिया जाएगा और ये रेंट भी डेली एक्टिविटी मानी जाएगी और ये बिजनेस से रिलेटेड मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए टू रेंट टू पार्टनर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करते हैं, इसको नोट कर लेना। हाँ जी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो क्वेश्चन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेयर चांस होगा दिया पाए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा तो आप सिंपल वे से बना सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतर क्वेश्चनों में जो चीज बनानी पड़ेगी वो बनानी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
तो मैंने बताया था ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रही है? फर्म बना रही है। जो प्रॉफिट आया है उस पे किसका हक है? पार्टनर्स का हक है। तो प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आएगा बाय बैलेंस, या आप कुछ भी लिख लीजिए इसको, कितना है ये प्रॉफिट, हम यहां पर 1 लाख रुपए मान लेते हैं। अब जो भी खर्चे है फर्म जो भी पार्टनर को खर्चा देगी, क्या क्या फर्म पार्टनर को खर्चा देगी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगी? फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। टू पार्टनर्स सैलरी, यानी अगर पार्टनर को किसी प्रकार की कोई सैलरी दी जाती है, अब क्वेश्चन उठता है सर ये पार्टनर को सैलरी क्यों देते हैं? ये समझ में नहीं आया कि पार्टनर को हम सैलरी देते क्यों। देखिए एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए 2 पार्टनर है, एक मैं लगा लीजिए और एक आप लगा लीजिए। आप पढ़ रहे हैं, मैं टीचर हूं, मैं अकाउंट का टीचर हूं। आप मेरे पास आए, बोले सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई क्या करोगे बताओ? इन्हें सर कोचिंग सेंटर खोलते हैं अच्छा सा। मैंने कहा ठीक है आप कोचिंग सेंटर खोलिए। बोले सर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा अच्छी खासी। मैंने कहा भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे ठीक है, अच्छा बड़ा एक हम हॉल बनाएंगे, उसमें से अच्छी फैसिलिटी देंगे बच्चों को, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है आप तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे और मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं टीच करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो सिंपल सी बात है मैं इसके बदले में कुछ ना कुछ सैलरी लूंगा, क्योंकि टीचिंग का गुण मेरे में है, मेरे में क्वालिटी है। आप कहोगे सर फिर तो पूंजी मैं मिला रहा हूं। मैंने कहा ठीक है आप पूंजी पे ब्याज ले लो, इंटरेस्ट ले लो। इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल बताया है कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है 2 पार्टनर मिले, एक पार्टनर 5 लाख की पूंजी लगाए, एक पार्टनर 2 लाख रुपए लगाए। अब 5 लाख वाला तो ये कहेगा मैं ज्यादा पूंजी लगा रहा हूं, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। पॉइंट क्लियर? 2 लाख वाला कहेगा मैं भी लूंगा, ठीक है भाई तुम 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, मैं 5 लाख पे ले लूंगा। इसी प्रकार से हो सकता है कि एक व्यक्ति कहे मैं तो समय ज्यादा दे रहा हूं तो मैं सैलरी लूंगा, या किसी के लिंक अच्छे हैं मैं कमीशन लूंगा। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म में ये नॉर्मल वे में पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो, और ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है चलिए, और एक मैंने बताया था कि टू कोई भी किसी प्रकार का रिजर्व भी हो सकता है। एक मैंने इधर बताया था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है? सबको पता है। इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग होती है, पार्टनर जब पैसा निकालता है फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म उससे फिर इंटरेस्ट लेगी। ओके ठीक है, ये जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट में अगर आप, जरूरी नहीं कि ये आपको 5 चीजें कहीं प्रैक्टिकल में काम करे तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये चीजें डीड में डालोगे या नहीं डालोगे। नहीं डालोगे तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी, अगर डाल दी तो ये चीजें इस तरीके से मेंटेन की जाएंगी प्रैक्टिकली। चलिए, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, ये हो गया। यहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझ पाते, इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं एक कैपिटल अकाउंट बना दिया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर, ये अमित है, ये राम आया था हमारा जो सर्वे क्वेश्चन किया था हमने, एज्यूम कर लेते हैं पार्टनर के नेम कोई भी, ये अमित है, ये राम है। कैपिटल जब आप कभी लगाते हैं क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी हम यहां पर अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी का बैलेंस डेबिट है तो 2 ही जगह जाएगा, या तो असेट्स में या एक्सपेंसेस में, और अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है तो वो या तो लायबिलिटीज में जाएगा या फिर इनकम में जाएगा। चलिए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम मान लेते हैं कि भाई उन्होंने एक एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल और दोनों ने पूंजी लगाई 5 लाख रुपए, तो बाय कैश 5 लाख। ये पॉइंट क्लियर है। अब जो मैं पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली उसको समझना। अगर वो प्रैक्टिकली आपको कंसेप्ट क्लियर हुए तभी आपको एंट्री समझ में आएगी क्वेश्चन की, वरना क्वेश्चन की एंट्री समझ में नहीं आएगी। इसको ध्यान से समझो। प्रैक्टिकल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख रुपए, 10% कैपिटल मैं इंटरेस्ट मान लेता हूं, तो 10% पूरे साल का 50,000 रुपए इसके, 50,000 रुपए इसके, ये कैपिटल के बने 1 लाख रुपए। ओके, अब एक पॉइंट बताइए, प्रैक्टिकल लेके सकते। मैं अमित, आप रहा, आज के दिन लगभग 1 साल होने को आ गया और हमने कहा कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए फर्म से ले लेते हैं। प्रैक्टिकल हमने कहा ठीक है, ऑफिस में बैठ गए, 50,000 आपके बनते हैं, 50,000 मेरे बनते हैं। तो क्या मैं, अगर मेरे ड्रॉवर में, गल्ले में 1 लाख रुपए रखे हैं कैश, तो क्या हम 50,000 रुपए अपनी जेब में डाल के घर लेके जा सकते हैं? पॉइंट क्लियर? मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम करेंगे और ये कंसेप्ट होना जरूरी है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं सैलरी लेता हूं, हर महीने लेता हूं, और मैंने कहा भाई मेरी सैलरी 10,000 रुपए बनती है, क्या मैं फर्म में से, गल्ले में से 10,000 रुपए लेके चला जाऊं? मेरे तो 10,000 पड़ेंगे ना, घर देने मुझे, मेरी सैलरी क्या है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या एंट्री करोगे आप? मैं फर्म से भाई पैसे तो लूंगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी है, तो पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो क्या मैं कैश लेके चला जाऊं? क्या एंट्री करोगे? सैलरी टू कैश। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें, तो क्या मैं फर्म को नगद में पैसे दूं? लो भाई 5,000 रुपए। तो क्वेश्चन होता है, इन सब चीजों में कैश तो हमें नजर आ रहा है सर, तो क्या हम ये सैलरी टू कैश करें, कमीशन टू कैश करें, ठीक है, कैश ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें? जी नहीं। मैं फिर आपको बता देता हूं, ये लॉजिक समझना जरूरी है कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूंगा, मैं डायरेक्ट कैश पैसा नहीं निकाल पाऊंगा, यानी हमें इन सभी एंट्रियों को कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करके फिर निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? इसीलिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की पूंजी बढ़ती है, तो इसीलिए अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है और उसको और ज्यादा बढ़ाना है तो वो और ज्यादा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैं ये अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के बना रहा हूं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ओके, मान लीजिए 50,000, 50,000। इसी प्रकार से पार्टनर को सैलरी या पार्टनर को कमीशन, कुछ भी आप लगा लीजिए, या कमीशन, तो पार्टनर को अगर मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, ये चीज आएगी। ओके, ठीक है जी। यानी पार्टनर्स रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रिलेटेड सैलरी और कमीशन, ये आप डायरेक्ट कैश नहीं निकाल सकते, आपको कैपिटल की थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री करके इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट आता है, सर डेबिट में कैपिटल कम कैसे होगी? फर्म से ड्रॉइंग निकालना, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू ड्रॉइंग। और अगर पैसा निकाला है तो पार्टनर को फिर उस पैसे पे ब्याज देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। अगर
जो डीड बना रखी है उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन में गिवन है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन दोनों से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, इन दोनों से इन क्रेडिट साइड की जो भी एंट्री है इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। ओके, आपने इसमें एक पॉइंट देखा होगा कि मैंने रिजर्व की एंट्री इसमें नहीं की है, क्योंकि रिजर्व पार्टनर तो बांट ही नहीं रहे। रिजर्व तो इन फ्यूचर में किसी भी पर्पज से हमने प्रॉफिट के एक छोटे से पार्ट को या कुछ पार्ट को हमने रोक लिया, आपस में बांट नहीं रहे, तो इसलिए वो कैपिटल में नहीं आएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग नहीं आता है, क्योंकि ड्रॉइंग जो होती है वो कैपिटल का यूज होता है, जो कि वो कैपिटल निकालते विड्रॉ करते हैं, वो किसी प्रकार का वो भी इनकम या एक्सपेंसेस नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है? चलो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब एंट्री करते हैं हम। अगर आपको एंट्री करनी पड़ जाए कि इनकी एंट्री कीजिए, तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किधर लिखिए हमने? क्रेडिट साइड में। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या अपना जो आएगा, एंट्री क्या होगी? एंट्री करनी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के। फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक किस्म से देखा जाए तो खर्चा है, तो डेबिट साइड हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री यहां कर देते हैं, दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल सही है। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो 1 लाख रुपए था, जिसमें से अमित और राम 50-50 क्रेडिट हो गए, तो 1 लाख रुपए क्रेडिट आ गया। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाय लिख के इधर इनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन होता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अब ये कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये कहां ट्रांसफर किया आपने? इसको ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे तो रेंट खर्चा होता था, तो रेंट कहां ट्रांसफर करते थे? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है फर्म के पॉइंट ऑफ से, तो इसको कहां ट्रांसफर करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके, तो यहां पर करेंगे हम सेकंड एंट्री इसी की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमने ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट क्लियर? और प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, एंट्री अगर कई बार क्या होता है कि एंट्री माइंड में नहीं आती है, तो प्रैक्टिकली आप पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले और कैपिटल अकाउंट बना ले, सभी एंट्री हो गई। कैसे? देखें, पहले मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये तो पता ही आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन आएगा, इधर ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, जी हाँ है। ये क्या है? क्रेडिट साइड में है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसी प्रकार से ये डेबिट साइड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बन गई आपकी एंट्री। सेम इसी प्रकार से जब ये एंट्री हो जाती है तो इन चीजों को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इनको ट्रांसफर करने कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में।
क्योंकि पार्टनर से लेते हैं तो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगी। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इधर ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्रेडिट में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हो गई एंट्री। इधर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहां पर आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, हो गया। ठीक है, रिजर्व डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमने देखा कि इन एंट्री को पहले कैपिटल में ट्रांसफर किया, रिजर्व कभी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसकी एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्या एंट्री करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, हो गई एंट्री। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना, मैंने दो एंट्री आपको बताई थी, पहली रेंट टू पार्टनर, दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स। यानी अगर पार्टनर्स को लोन देंगे और पार्टनर्स को जो रेंट देंगे, ठीक है, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और पार्टनर्स को जो रेंट देंगे, वो कैपिटल पार्टनर में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस की डेली एक्टिविटी से रिलेटेड चीज है। वो कहां चली गई एंट्री? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगली क्लास हमारी इससे आगे जो बेसिक है, धीरे धीरे इसमें 11 से 12 पॉइंट है। आज हमने लगभग 4 से 5 पॉइंट को डिस्कशन किया है। अगली क्लास में हम आगे के और जो 5-6 पॉइंट बचाते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो या आपको लगता है कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे जो YouTube है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे WhatsApp पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर लॉकडाउन समाप्त हो गया और फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होती है, तो आप मेरे सेंटर पे भी आके किसी प्रकार के कोई भी डाउट विदाउट एनी कॉस्ट दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।